नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास में पोंगल समारोह में लिया भाग। कहा, पोंगल अब वैश्विक पर्व बन चुका, तमिल संस्कृति पर गर्व महसूस। नई दिल्ली में ऐतिहासिक 28वां राष्ट्रमंडल संसद अध्यक्ष सम्मेलन शुरू। संविधान सदन में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास में लगी आग, दमकल ने समय रहते पाया काबू। मकर संक्रांति से पहले संग्राम पर श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह 8 बजे तक 15 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अहमदाबाद में पुलिस कर्मियों के लिए खाकी भवन तैयार। 8.5 करोड़ की लागत से मिलेगा सुरक्षित और आधुनिक आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की और परंपरा के अनुसार गाय को भोजन भी कराया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पोंगल केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक वैश्विक पर्व बन चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग पोंगल को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पीएम मोदी ने गर्व के साथ कहा कि वे स्वयं भी उन लोगों में शामिल हैं जो तमिल संस्कृति और परंपराओं को दिल से सम्मान देते हैं। वणक्कम। इनिय पोंगल नड़वातकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। नई दिल्ली में आज से 28वां राष्ट्रमंडल संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 15 और 16 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष और ये इसकी अस्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देश और अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना तथा संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। पहले ही दिन अस्थायी समिति की बैठक आयोजित होगी, जिसमें श्री बिरला अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और औपचारिक बातचीत के जरिए राष्ट्रमंडल और सांसदों के प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। सम्मेलन में संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के उपयोग, सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव, नागरिक सहभागिता, संसदीय सर्वोत्तम प्राथमिकताओं और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे कल्याण विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
बैठक के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की इसकी अध्यक्षता यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे होयला को सौंपेंगे। यह ऐतिहासिक आयोजन भारत की लोकतांत्रिक और संसदीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत में ये सम्मेलन 1971 में, 1986 में और 2010 में भारत को ये सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अब 16 साल बाद भारत को ये मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष गंसी के अंदर जो इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक में भारत को अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा और भारत ने इस सम्मेलन को संसद के संविधान सदन में आयोजित करने का फैसला किया। ये सम्मेलन 14 तारीख को इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक होगी। 15 और 16 2 दिन अलग अलग सत्रों के अंदर बैठक होगी। 15 तारीख को 10:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और आईपीओ उसकी अध्यक्ष भी आएगी यहाँ पर और सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन उनके चेयरपर्सन भी वहां पर आएंगे। दोनों भी उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित रहेंगे, 2 दिन के सम्मेलन में भी उपस्थित रहेंगे। जो सम्मेलन के मुख्य विषय हैं वे संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूल संतुलन बनाकर रखना, सोशल मीडिया और सांसदों का प्रभाव, नागरिकों के बीच संसद की समझ का विस्तार करने तथा संसदीय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को मतदान के बाद भी बढ़ाने की चर्चा, संसद सदस्यों द्वारा संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण और 5वां विशेष सत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती करने में अध्यक्षों पीठासीन अधिकारियों की भूमिका। इन विषयों पर 2 अलग अलग सत्रों में इसमें चर्चा होगी। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के पुराने जो सभा कक्ष है उनमें इन सभी अध्यक्षों को 2 अलग अलग कक्षों में बांटकर 2 दिन तक लगातार चर्चा। बिहार में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए राज्य सरकार के वित्त विभाग और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पुराना सचिवालय स्थित सभाकक्ष में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद किशोर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में वित्त विभाग की ओर से विशेष सचिव श्री मुकेश कुमार लाल और निफिल की ओर से कार्यकारी निदेशक श्री प्रसाद गडकरी ने ओएमओ पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य बिहार में स्वास्थ्य, शहरी बुनियादी ढांचा और सड़क, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश योग्य परियोजनाओं की मजबूती और पाइपलाइन तैयार करना है। NIFL राज्य के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में तकनीकी परामर्श, परियोजना पहचान और परिसंपत्ति मुद्रीकरण, पीपी मॉडल क्षमता निर्माण और केंद्र सरकार समन्वय में सहयोग करेगा। उल्लेखनीय है कि NIFL यह सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेगा और समझौता प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मंगलवार सुबह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास में आग लगने की घटना सामने आई। सुबह मदर क्रेसिडेंट रोड स्थित कोठी में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोकते हुए सुबह करीब 8:30 बजे तक स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग घर के एक कमरे में रखे फर्नीचर में लगी थी। घटना के समय आवास में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। सब फायर ऑफिसर सुरेश एम ने बताया कि आग कमरे तक सीमित थी और उसे बुझा दिया गया और किसी प्रकार का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हम तुरंत आगे तो ये कमरे में आग था, हम बुझा दी और हमें ऊपर सीनियर अधिकारी को भी इन्फॉर्म कर दिया। सीनियर अधिकारी आ गया, बुझा के वापस जा रहा हूँ। कारण तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, देखेंगे। हमें हमारे सामने हम वो नजर नहीं आएगा ना, हम तो आते कमरे में आ गए, वो देख लिए, कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं। सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शिवद्वार मंदिर परिसर में मेला क्षेत्र के दौरान अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया।
आग इतनी तेजी से फैली कि दर्जन भर से अधिक दुकानें इसकी चपेट में आकर जल गई, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और दुकानदार अपना सामान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे, जबकि स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि मामले की विस्तृत जांच जारी है। जहानाबाद की 16 वर्षीय छात्रा की पटना के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस घटना के विरोध में आज जहानाबाद में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। यह कैंडल मार्च शहर के अरवल मोड़ से निकालकर मुख्य मार्ग होते हुए कारगिल चौक तक पहुंचा, जहां दिवंगत छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष हाथों में कैंडल लेकर सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करते रहे। कैंडल मार्च में शामिल लोगों का आरोप है कि जहानाबाद की 16 वर्षीय छात्रा पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, जहां छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई और इस मामले को दबाने के लिए हॉस्टल संचालक, पुलिस और डॉक्टरों की मिलीभगत से साजिश रची जा रही है। लोगों का कहना है कि छात्रा के शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान मिले हैं, जो मामले को और गंभीर बनाते हैं। आंदोलन में शामिल लोगों ने सफेद पोस्ट का एक बड़ा रैकेट को बचाने का आरोप लगाया है और प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक जहानाबाद की इस निर्भया की दरिंदे जब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक वे बेचैन से नहीं बैठने वाले। उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इसमें हॉस्टल प्रबंधक और उसके साथ दरिंदों ने मिलकर के उस बच्ची को साथ पूरी तरह से पीट करके उसे जख्मी किया है और उसके बाद उस 16 साल की मासूम जहानाबाद की जो बेटी थी उसके साथ उन हरामियों ने दुष्कर्म किया है। माफ कीजिएगा, मैं अपना आपा खो दिया हूं। उस बच्ची के पूरे शरीर पे 12 से 15 जख्म हैं। 16 साल की मासूम बच्ची के साथ मैं बिहार के पुलिस महानिदेशक महोदय से, एसएसपी महोदय से, बिहार के मुख्य न्यायाधीश से, बिहार के गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सर, बिहार की निर्भया की लाज को बचाइए। जहानाबाद के स्वाभिमान के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आज हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो हम पूरे बिहार को बंद करना सर जानते हैं, क्योंकि ये मामला लिपापोती किया जा चुका है। पीएमसीएच के पोस्टमार्टम के एक डॉक्टर ने बताया है। पोस्टमार्टम का जो टीम गठित हुआ था उसका एक डॉक्टर का कहना है कि 70% साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है। आपने कहा कि ये साक्ष्य मिटाने का बात है, क्या लगता है कि कोई बड़ा रैकेट है? बिल्कुल, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मछली फंसेंगे, इसलिए बिना परिजनों के और हम जैसे लोगों को एक्टिव होने के पहले ही मामला को लिपापोती किया जा चुका था। इसमें बिल्कुल बड़े बड़े लोग फंसेंगे, इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं फंसेंगे। और पटना में एक हॉस्टल की बात नहीं है, एक पटना में सैकड़ों हॉस्टल में ऐसा काम चल रहा है और इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और पहले तो सबसे पहले जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है वो सबको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार की महिलाओं की बात है, एक जिला की बात नहीं है और एक बच्ची की बात नहीं है, पूरे बिहार के महिलाओं की बात है। पूरा हॉस्टल को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और उसको नियम विधिवत उसको सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। देखिए, जो भी इस तरह की घटनाएं होती है दुखद होता है और हम समझते हैं कि संज्ञान लिया गया है प्रशासन शासन के द्वारा। उस पर निश्चित तौर पर जो भी उसके पीछे होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद ये बात जा रही थी कि विधि व्यवस्था को लेकर बड़ा सख्त कदम उठाया जाएगा, लेकिन नहीं, हाल में ही पूर्णिया में भी बलात्कार, फिर देखिए आप समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और शासन अपने तरफ से सख्ती करते भी है और आप देखे भी होंगे कि सरकार के द्वारा इस तरह की सख्ती की गई है। बहुत सारे इनकाउंटर भी हुए हैं, ऑपरेशन लंगड़ा भी शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे दुस्साहस करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम इतना आश्वस्त करना चाहते हैं सभी लोगों को कि देखिए, आप अपराधी कितना भी बेलगाम रहे, जितना भी दुस्साहस करे, लेकिन शासन प्रशासन से ऊपर नहीं उठ सकता है। गुजरात सरकार के अहम फैसले से ट्रैफिक ब्रिगेड टीआरबी जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर टीआरबी जवानों का दैनिक मानदेय बढ़ा दिया गया है, जिससे राज्य भर के हजारों जवानों को सीधा लाभ मिलेगा। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि टीआरबी जवानों को रोजाना मानदेय 300 से बढ़कर 450 कर दिया गया है, जिससे गुजरात के 10,000 से अधिक ट्रैफिक ब्रिगेड जवानों को फायदा होगा। इस फैसले के बाद सूरत में पुलिस मुख्यालय के बाहर टीआरबी जवानों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और सरकार का आभार व्यक्त किया। जवानों ने कहा कि
कि मानदेय बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूती होगी और परिवार को राहत मिलेगी और वे अधिक मानदेय से अपनी सेवाएं दे पाएंगे। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से टीआरबी जवानों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार श्री द्वारा ट्रैफिक ब्रिगेड मानद वेतन में जो बढ़ावा किया गया है 300 से बढ़ाकर 450 450 किया गया है, उसके लिए हम सरकार के आभारी है। सूरत शहर के तमाम ट्रैफिक ब्रिगेड इस ऑर्डर से बहुत खुश है। पिछले 1-1.5 साल से हमको आशा थी कि जल्दी पगार बढ़ेगा और कल ये ऑर्डर आया है 2026 में, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अंबाला शहर इस समय शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है, जहां चारों ओर धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिसका सीधा असर जनजीवन और यातायात पर पड़ रहा है। दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कम दृश्यता के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियां बेहद धीमी गति से चल रही हैं। ठंड और कोहरे के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति से पहले संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। एकादशी तक सुबह 8 बजे तक 15 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम तट पर युवा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सनातन पुनर्जागरण और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दे रही है। वाराणसी, अयोध्या और मथुरा के घाटों पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ है। मेला एसपी नीरज पांडे के अनुसार मकर संक्रांति के स्नान पर्व तक 2 दिनों में 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें लगभग 10,000 पुलिसकर्मी, पीएससी, आरएफएफ और जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसटीएस कमांडो तैनात है। पूरे मेले में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, जिनमें 150 से ज्यादा एआई युक्त कैमरे शामिल हैं, क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था से मदद कर रहे हैं। राज्य में माघ मेला 2026 के चलते संगम तट पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। इस बीच मकर संक्रांति और एकादशी के मौके पर माघ मेले में पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पीएसी, आरएएफ, एनडीआरएफ, एटीएस और सिविल पुलिस के जवानों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चलते श्रद्धालु अपने पवित्र स्नान को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर पाएंगे। पूरी सारी तैयारियां हम लोगों की पूरी है। यहाँ पे प्रॉपर सारे लाइन डिपार्टमेंट्स की और पुलिस की प्रॉपर ब्रीफिंग कर दी गई है। 100% फोर्स जो है तैनात रहेगी और पूरा सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से स्नान पर्व कंप्लीट कराया जाएगा। मैम, जो भीड़ आने का अनुमान है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा और एरावत घाट इस वक्त विशेष है, तो किस पे उस पर डाइवर्जन किस तरह से रहेगा? हम लोगों का जो एरावत घाट है सेक्टर 4 में है और संगम नोस के जस्ट ऑपोजिट है और यहाँ पर भी स्नान जो है ये भारी मात्रा में कराया जाएगा और पूरी फोर्स के साथ पूरी फोर्स डिप्लॉय करके कराया जाएगा। कितनी भीड़ आने के अनुमान है? हम लोगों की यहाँ इस स्नान में 1 करोड़ प्लस भीड़ आने का अनुमान है। संगम घाट पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के ये इंतजाम सुनिश्चित करेंगे कि एकादशी और मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर कोई भी असुविधा न हो और सभी श्रद्धालु अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन शांतिपूर्ण रूप से कर सकें। मकर संक्रांति के स्नान को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारे लगभग 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी तैनात हैं। हमारी पीएसी की करीब 22 कंपनियां हैं, आरएएफ की 6 कंपनियां हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एटीएस की टीमें हैं, सिविल पुलिस के जवान काफ़ी संख्या में तैनात हैं। जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही, गोताखोर हमारे पास मौजूद हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक सुबह देखें तो 10 लाख के करीब श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कल मिला के लगभग 1 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंचेगा। इतनी बड़ी तैयारी, आप लोग की तैयारी पूरी है? हम लोग इसका अनुमान लगा रहे थे कि जैसे पौष पूर्णिमा में 31 लाख लोगों ने स्नान किया तो निश्चित तौर पे मकर संक्रांति में भीड़ बढ़ेगी और उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी। आप देख रहे हैं लगभग 9.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 6 बजे तक स्नान कर लिया है। उम्मीद है कि कल शाम तक ये संख्या लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में जाएगी। तैयारी सर पूरी है? पूरी तैयारी है और सुरक्षित स्नान कराया जा रहा है। एकादशी के पर्व के ऊपर भी कई सारे लोग स्नान कर रहे हैं। जैसा कि अभी फिगर आया है
सुबह 6 बजे तक लगभग 9.5 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और हमारे सभी घाटों पे श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान किया जा रहा है। लगातार स्नान हो रहा है, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों पे स्नान किया जा रहा है। और क्योंकि मकर संक्रांति कल है, लेकिन 14 जनवरी होने के कारण लोग आज भी उसका स्नान कर रहे हैं और हमारे सारी पुलिस बल, हमारी जल पुलिस सभी मौके पे तैनात है। वरिष्ठतम अधिकारी, एसडीएम्स, मेला मजिस्ट्रेट सभी लोग अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और एआई युक्त हमारा जो ICCC सेंटर है उससे सभी जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है। गुजरात में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अहमदाबाद में खाकी भवन नामक एक आधुनिक आवासीय सुविधा तैयार की गई है। करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस परिसर का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को सुरक्षित और सम्मानजनक और आरामदायक माहौल उपलब्ध कराना है। खाकी भवन में रहने और भोजन की सुविधा एक ही परिसर में दी गई है, जिससे ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों को बेहतर आराम मिल सके। इसे पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां कांस्टेबल से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था है। भविष्य में यहाँ जिम और इंडोर गेम्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। जल्द शुरू होने वाला यह भवन पुलिस बल के मनोबल और कार्यक्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुजरात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अब अहमदाबाद में एक खास आवासीय सुविधा तैयार की गई है, जिसे खाकी भवन नाम दिया गया है। करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बना ये खाकी भवन एक आधुनिक आवासीय परिसर है, जहां पुलिसकर्मियों को सुरक्षित और सम्मानजनक रहने की सुविधा मिलेगी। इस परिसर में रहने और भोजन की व्यवस्था एक ही जगह पर की गई है, ताकि ड्यूटी के बाद उन्हें आराम मिल सके। आने वाले समय में यहाँ जिम और इंडोर गेम्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। આ ખાકી ભવનની અંદર ટોટલ 26 રૂમ આપેલા છે, 2 ડોરમેટરી આપેલી છે, ડાઇનિંગ એરિયા આપેલો છે, ઇન્ડોર ગેમ છે, ઇન્ડોર જીમ છે તથા તમામ અત્યાધુનિક સવલતોથી ભરેલું આ ખાકી ભવનનું નિર્માણ થયેલું છે। આ ખાકી ભવનના નિર્માણથી કર્મચારીઓ તથા અધિકારીઓને જે બહારના જિલ્લામાંથી ઇમરજન્સીમાં બંદોબસ્ત આવવાનો થયું, હાઈકોર્ટમાં આવવાનું થયું, કોઈ ત્યારે આવવાનું થયું ત્યારે જે રહેવા તથા જમવાની અસુવિધાઓ થતી હતી, આ ખાકી ભવનનું નિર્માણ થવાથી અમે અમારા ડ્યુટીના જે સમયમાં છે એ અમને રિલેક્સેશન પણ આપી શકશે અને અમે વધારે સારું એવું ડ્યુટીમાં સારું એવું ધ્યાન આપી શકશું। એ સરકાર દ્વારા આ જે ખાકી ભવનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે એના દ્વારા અમને સારો એવો લાભ મળે છે। खाकी भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मियों को आरामदायक रहने की सुविधा मिल सके। यहाँ कांस्टेबल से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारियों तक के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। ખાકી જે છે, ખાકી મતલબ બધી જે રેન્ક છે એનો એક યુનિફોર્મ સ્ટેન્ડર્ડ હોવો જોઈએ। તો આ અત્યારે જે કર્મચારીઓથી લઈને આઈપીએસ અધિકારી સુધીને માટે આ જે અકોમોડેશન અવેલેબલ રહેશે, એને આ અકોમોડેશન એકદમ હાઈ સ્ટેન્ડર્ડનો અકોમોડેશન છે। તો કોઈ પણ પ્રકારની રેન્કમાં ડિફરન્શિએટ કર્યા વગર એક ગુજરાત પોલીસમાં કઈ રીતે એક તમામ રેન્કના અધિકારીઓને સારી સુવિધાઓ આપી શકાય, એને માટે એક એનો અભિપ્રાય છે આ ખાકી ભવનનો। खाकी भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ये जल्द ही शुरू होने वाला है। इस सुविधा से पुलिस बल का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है। ये पहल पुलिसकर्मियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। सूरत से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सूरत क्राइम ब्रांच ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि कई बड़े मास्टरमाइंड अब भी फरार है। जानकारी के अनुसार कंबोडिया और नेपाल से संचालित यह गैंग सूरत में कपड़ा व्यापार की आड़ में सक्रिय था। वेसु इलाके में कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 44 बैंक अकाउंट्स बरामद हुए हैं, जिनमें से एनसीसीआरपी पोर्टल पर जांच करने पर देश के अलग अलग राज्यों से 6040 ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज पाई गई हैं। अब तक की जांच में 940 मामलों में से 750 करोड़ रुपए से अधिक का साइबर फ्रॉड का पुष्टि हुआ है और अनुमान है कि पूरे रैकेट से जुड़ा फ्रॉड 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया है कि धोखाधड़ी की रकम का एनजीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही थी, जिसके डायरेक्टर और अन्य आरोपी हिरासत में लिए गए हैं।
सूरत क्राइम ब्रांच ने कहा कि राजस्थान, नेपाल, कंबोडिया से जुड़े मास्टरमाइंड की तलाश भी जारी है और सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट से 7 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्राइम के मूल अकाउंट के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा, डीजीपी श्री द्वारा और सूरत पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा एक ड्राइव का आयोजन किया गया था। उसके अंतर्गत सूरत पुलिस मूल अकाउंट होल्डर को ढूंढ के साइबर क्राइम माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही कर रही है। इसके अन्वय पे सूरत क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर SN परमार और उनकी टीम के PSI पुवार और मीर को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मूल राजस्थान सुजानगढ़ के रहने वाले मुकेश स्वामी, बाबू जगुराम काबर, जो दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी सूरत में सावरिया क्रिएशन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े की आड़ में एक साइबर क्राइम का बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इस अंतर्गत सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको दोनों को ला के पूछताछ चालू की तो इनके पास से 44 बैंक अकाउंट्स की अलग अलग इनके मोबाइल से डिटेल मिली, जिसपे प्राइमरी देखने पे 6000 से ज्यादा NCCRP पोर्टल फॉर कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, जिनमें अभी तक हमने 940 से 950 जितनी फरियाद वेरीफाई की तो उनका फिगर 750 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हमें मिल चुका है। इन दोनों की पूछताछ में एक विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन NGO का सूरत का नाम है, जो 2024 में इन लोगों ने खोली थी और इसके जो 2 डायरेक्टर है मितेश पाटिल और आशीष दलजीत शर्मा, इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया। इनकी भी पूछताछ चालू है। ये 4 और इनके साथ एक वांटेड आरोपी है दिनेश केलका। ये सब 5 लोगों ने मिलकर नवंबर 2024 में ये विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन एक NGO खोला गया था, जिसका पर्पस था एजुकेशन के लिए और ये लोग उसकी आड़ में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन के 20 से ज्यादा करंट अकाउंट अलग अलग बैंकों में पाया गया है और उनकी पूछताछ इस बारे में चालू। तो ये थी अब तक की खास खबरें। राष्ट्रीय समाचार की ओर से आपके और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।